नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें जो है सो हम आप लोगों को नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। और यह नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही मायने रखता है हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन जो है सो आपको ज़रूर ही देखने को मिल जाता है। तो यह जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो है सो हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो भी बेसिक बातें हैं उन सारे बेसिक बातों को हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि इसे में कह सकते हैं कि परमेय संख्या क्या किसे कहते हैं और परमेय संख्या क्या होती है, या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, भाज्य संख्याएँ क्या होती है, रूट संख्याएँ क्या होती है, यौगिक संख्याएँ क्या होती है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग कितना होता है, घनों का योग कितना होता है। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा आज इस क्लास में करने वाले हैं। और इस क्लास को करके आपको जो है सो, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, एएलपी का दे रहे हैं, टेक्नीशियन का दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको जो है इस वीडियो को पूरे देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इस चीज़ को देख सके, पढ़ सके, समझ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। संख्या पद्धति है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सामने जो है सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि नंबर सिस्टम है क्या, संख्या क्या है। सबसे पहले तो अंक के बारे में समझना है कि अंक क्या है, और उसके बाद उसी से संख्या बनती है। तो संख्या के बारे में समझेंगे, फिर संख्या के पद्धति के बारे में समझेंगे। तो इसकी जो मूल इकाई जो है वो अंक से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अंक किसे कहते हैं। सारे का परिभाषा भी हम आपको देने वाले हैं और समझाएंगे भी कि अंक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो आपको समझना है कि सबसे पहले अंक किसे कहते हैं। तो आप लोग गणित में जब भी कोई शब्द लिखते हैं, जब भी कोई संख्या लिखते हैं, जैसे कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि 2005 लिखने के लिए या 2022 लिखने के लिए, या फिर जो है सो आपको कहेगा 1 लाख लिखने के लिए, 1,10,000 लिखने के लिए, कुछ भी नंबर कहता है ना लिखने के लिए, तो आप लोग को दिमाग में एक ही जो है सो ख्याल रहता होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं 1 लाख अगर बोला गया है लिखने के लिए, तो सीधा सीधे हम लोग जो है सो ऐसे करके लिख देते हैं, है ना। 1 लाख पर जो है सो 1 पर 5 जीरो होती है तो लाख हो जाती है। लेकिन इससे पहले आपको समझना ये भी तो पड़ेगा कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है और अंक है क्या। इसमें जो है सो संख्या जो बनी है वो अंक के मिलने से ही संख्या का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले अंक क्या है, तो अंक के बारे में बताना है इसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो भी आप लिख रहे हैं अंक को, नंबर को, यही जो है सो अंक कहलाता है। और इसकी जो कुल संख्या होती है, अंकों की जो संख्या होगी वो आप कितना बताएंगे, तो कुल संख्या 10 हो जाती है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अंकों की जो संख्या हो जाती है 10 होती है। और इन्हीं 10 अंकों को ही, इन्हीं 10 को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और डिजिट से मिलकर के ही शब्द बनती है, संख्या बनती है। कोई भी संख्या को अगर बनाना है तो इन डिजिट को मिलाने के बाद ही जो है सो आपका संख्या बन पाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, हमारे सामने था कि अंक क्या होती है। तो इसके लिए बता देना है कि 0 से लेकर के 9 तक के जो भी नंबर है इसी को डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अब इन्हीं अंकों के आधार पर आपको समझना है कि संख्या क्या होती है, फिर संख्या पद्धति क्या होती है। तो उससे पहले हम संख्या को बताने से, संख्या तो समझ ही लिए है ना, कि अगर कुछ भी अंक को मिला देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसके बाद अगर हमने मिला दिए, एक ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए, तो यह क्या बन चुका है, एक संख्या बन चुका है जो 123 के रूप में जाना जाएगा। यह तो अंकों के मिलने से ही संख्या
बनती है। उसके बाद संख्या पद्धति कहने का मतलब यह हुआ कि नंबरों का एक ऐसा सिस्टमेटिक अध्ययन, एक ऐसी समूह जो पूरे के पूरे डायग्राम को दिखा दे, वो एक नंबर सिस्टम के अंतर्गत रखा जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे वो एक नंबर सिस्टम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए उसके बाद देखिए, इसी में अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अंक हमने समझ लिए, तो अंक के बाद अगला आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। नेचुरल नंबर, नंबर को शॉर्ट में एनओ दे करके फुल स्टॉप लगा देते हैं तो नंबर का ये जो है सो शॉर्ट रूप हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको बताना है कि गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी आपसे कोई भी टीचर कहते होंगे कि इसमें बाबू जरा गिनती गिन के सुनाओ, तो जब बच्चे क्लास में आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें जो है सो अक्सर क्या होता है कि बच्चे लोगों से पढ़वाया जाता है कि बाबू 100 तक गिनती सुनाओ। तो उस वक्त जो है सो गिनती की जो स्टार्टिंग अंक होती है वो 1 से ही प्रारंभ किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जब गिनती शुरू करता है ना, तो वो 1 से ही प्रारंभ करता है। जब किसी को भी अगर आपसे भी पूछा जाए ना कि 1 से 10 तक सुनाइए, या फिर जो है सो 10 तक गिनती सुनाइए, सीधा बोलेगा कि 10 तक गिनती सुनाइए, तो आप क्या करेंगे, 1 से ही प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से ही स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर जो हमेशा होती है, जो नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से जो हमारे जो है सो मुख से निकलती है और हमारे दिमाग में एक कैलकुलेट होती है कि जब भी संख्याओं को गिनती करने के लिए कहता है तो हम लोग 1 से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए यह क्या हो जाता है, तो नेचुरल नंबर हो जाता है। नेचुरली तरीके से हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि गिनती की संख्या को ही, क्या कहना है इसके बारे में, गिनती की संख्या को ही प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर आप इसमें इसका दूसरा परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इस प्रकार से अगर जवाब देते हैं तो इसके उदाहरण में आपको दे देना है क्या, तो ध्यान रखना है कि इसके उदाहरण में आप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डॉट डॉट लगाते हुए अनंत तक चले जाना है, तो यही आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा होगा कि ये तो बच्चा वाला क्लास का है, लेकिन यकीन मानिए आप किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर दे रहे हैं कंपटीशन का, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हैं या एएलपी का दे रहे हैं, टेक्नीशियन का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, चाहे आप जो है सो बिहार पुलिस में अगर वैकेंसी भरे हैं, बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसकी अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो वास्तविक संख्या से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलता है। अभी क्वेश्चन पे हम नहीं आए हैं, पहले इसका जो बेसिक है हम पहले बेसिक आपको सिखाने की कोशिश से कर रहे हैं और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो इसलिए पेशेंस बना करके जो आपको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्लीज़ आप इसको पूरा सीखिए, समझिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके भी पूछिए, हम आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे। पूरा 100% उम्मीद करेंगे कि उसको हम क्लियर कर दें आपकी डाउटों को, ठीक है ना। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने समझ लिए कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखिए। उसके बाद 3 नंबर में जैसे गिनती प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, इसमें कुछ नंबर छूट जाती है, तो इसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, शॉर्ट में से लिखते हैं। इसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे भारत के एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट, और उन्होंने जीरो की खोज किया था। उन्होंने क्या किया था, जीरो की खोज किया था। तो जीरो की खोज अगर हमारे सामने हो चुका है तो जीरो को हम छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमने अंक जब लिखाए हैं तो इसमें जीरो को भी साथ लिए हैं। तो जीरो यहाँ तो छूट रहा है। प्राकृतिक संख्या में देखिए 1 से ही शुरू हुआ है, जीरो नहीं लिखा गया है, जबकि अंक तो जीरो भी है ना। तो हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या के मतलब होल नंबर, पूरा एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो परिभाषा होगा हम लोग कहेंगे शून्य सहित, शून्य
सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, गिनती की शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर इसी के साथ आपको दूसरे तरीके से बता देना है कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बनती है या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ से कि गिनती की जो संख्या या प्राकृत संख्या का जो परिवार था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक, ये इन्फिनाइट का चिन्ह है, अनंत का। लेकिन इसी में कहते हैं शून्य लगा देने से, तो शून्य सहित या उसके परिवार में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इस आधार से आपको क्या बताना है कि इसमें 1, 2, 3, 4 करके बताना है उदाहरण में, और इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताना है। तो ये क्या नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो दोनों परिभाषा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद जब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी तो लग रहा होगा कि ये सब बच्चा वाला क्लास का है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको सीख तो लीजिए, मेरे पे यकीन कीजिए, और उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा समझिए, इसको सीखिए और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उस वक्त देखिएगा इन्हीं सारी चीज़ों को अप्लाई करके हम सारे सवालों को हल करेंगे और चुटकी बजाते सारे सवालों को हल करेंगे, और वही क्वेश्चन जो है सो आपको हर एक एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, पूर्ण संख्या के बाद आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे, सम संख्या। क्या है सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या के बारे में आप लोग जानते भी हैं, तो इसलिए हम इसका परिभाषा लिखाना भी शायद उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। क्या, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे कोई भी नंबर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि हमें मान लिया कि 426 ले लिए, इसके इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है, अगर इकाई का अंक एक सम संख्या है तो समझ लेना कि वह 2 से पूरा भाग लग जाएगा, और जब 2 से पूरा भाग लग जाएगा तो इसी को सम संख्या कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, सम संख्या। परिभाषा के रूप में अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिखेंगे कि वह संख्या जिसका इकाई अंक, वह संख्या, या फिर डायरेक्ट आप ये भी कह सकते थे ना कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, या फिर वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। 0 लास्ट में होगा वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 होगा वो भी विभाजित हो जाएगा, 4 होगा विभाजित, 6 होगा विभाजित, 8 होगा विभाजित। ये सभी इवन नंबर है ना। तो ये सभी इकाई अंक, अगर ये सारे नंबर है, ये सारे अंक है, तो समझ लीजिएगा वो पूरा का पूरा नंबर जो भी होगा वो सभी का सभी 2 से क्या हो जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा, तो उसको सम संख्या कहना है। क्लियर। उसके बाद अगला आ जाता है विषम संख्या। विषम संख्या भी इजी है, इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। कौन से नंबर कहेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। या फिर इकाई का अंक जो है यहाँ पर देखिए, जैसे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 तो फिर तो रिपीट हो जाता है ना 1 का। तो ये सारे नंबर जो होगा वो सभी क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसके लिए बताना है, जैसे कि उदाहरण में हम बता सकते हैं 247 जैसे ले लेते, इसका इकाई अंक जो है 7 है, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रही है, तो नहीं हो रहा, तो इसी को क्या कहना है, ऑड नंबर कहना है। क्लियर। ये सब तो आसान था। चलिए अगला आप हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, या फिर इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूर्णांक क्या है। क्या मान लेते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, है ना, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या के बारे में समझना है कि पूर्णांक संख्या दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को, चलिए दे ही रहा होगा। तो समझिए पूर्णांक संख्या के बारे में बताना है कि शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बताए, शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब शून्य सहित अगर हमने बोले हैं तो इसके हम जैसे में उदाहरण में क्या बता सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से जो है सो डैश डैश लगा देंगे और इधर भी डैश डैश लगा देंगे, क्योंकि इससे पहले भी और भी सारा जैसे नंबर हो सकता है, जैसे -5, -6, -7,
अनंत तक चलेगा, और इधर भी 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक चलेगा। तो इस प्रकार की जो नंबरें होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे, शून्य सहित। और इसको परिभाषा अगर लिखना होगा तो बताना है कि शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिएगा जैसे कि -1 लिखा हुआ है और इसके इधर जो भी नंबर है वो सभी नेगेटिव लिखा गया है, क्योंकि जब संख्या रेखा पर नंबरों को दर्शाने की बातें चलती है तो आप लोग जानते हैं कि बाएं साइड जो लिखा जाता है वो ऋणात्मक नंबर होती है और दाएं साइड जो लिखा जाता है वो धनात्मक नंबर लिखा जाता है, और बीच में न्यूट्रल नंबर होती है जो शून्य के रूप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं। तो यह जो है सो यह तो शून्य हो गया, और इसीलिए इसका परिभाषा हम लोग बोले हैं कि शून्य सहित। और शून्य के इधर आप जितना भी नंबर को देखेंगे वो सभी धनात्मक है, ये सभी क्या है, धनात्मक है। तो ये हो गया धनात्मक। और यहाँ के बाद इधर की जो भी नंबर आप देखेंगे ये सभी क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा नंबर, ऋणात्मक संख्या। तो इसलिए इसका परिभाषा हम बताएं कि शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक और धनात्मक क्या होती है तो इसके बारे में भी आप लोगों को समझना चाहिए कि जिसमें प्लस का सिंबल होता है या कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो समझना है कि वो हमेशा धनात्मक ही रहता है। तो ये धनात्मक हो गया। और जिसमें ऋणात्मक वो संख्या होती है जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है वही क्या होता है, तो ऋणात्मक संख्याएं होते हैं। तो ये समझ लिया। और शून्य तो शून्य है ही, समझ गए पूर्णांक। अब उसके बाद अगला समझिए 7 नंबर का जो आएगा अगला, आप इसमें समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अब इसका परिभाषा यहाँ से आपको और भी अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझना होगा, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। इससे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा वह सबसे छोटी कौन सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको बताना होगा, जब तक इसका परिभाषा आप नहीं जानेंगे तब तक इसको नहीं बता सकते हैं। तो इसके परिभाषा में बताना है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इसी का परिभाषा देना है कि वह संख्या जो स्वयं या एक के अलावे, जो स्वयं या एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम, अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या जाता है, रूढ़ संख्या। तो ध्यान में रखना ये रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अभाज्य संख्या कह दे या रूढ़ संख्या कह दे तो इसका परिभाषा बताना है कि वह संख्या जो स्वयं या एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग कदाचित ना लगे उसी को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। अब जैसे में जब बताना है तो इसके लिए आपको बताना है क्या चीज़, तो 2 से स्टार्ट होती है, 2, उसके बाद जो है सो 3, 5, 7 है ना, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 में जो है सो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाता है, 11, 13, उसके बाद जो है सो 15 नहीं होगा, 16, 17 होगा, 19 होगा। इस प्रकार से और भी नंबर है जो है सो बहुत सारा नंबर है जो अनंत तक चल सकता है। तो ये सभी के सभी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या वह संख्या जो स्वयं या एक के अलावे किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो। इसमें आप देखिए 2 है ना, तो इसमें जब भाग लगाएंगे या तो 2 से पूरा भाग लग जाएगा या फिर 1 से पूरा भाग लग जाएगा। और इन दोनों नंबर के अलावे इस दुनिया का ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसको विभाजित पूर्ण रूप से कर दे। पूर्ण रूप की बातें हम कर रहे हैं, पूरा पूरा यानी कि दशमलव में फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा जैसे हम लोग भाग लगाते हैं ना, पूरा पूरा भाग लगाने का मतलब क्या, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं कि 4 से अगर हमने 16 में भाग लगाया तो 4 चौके 16 ऐसे पढ़ते रहती है, पूरा पूरा कट गया, शेष को कुछ बचा ही नहीं, तो इसे हम पूर्ण विभाज्य कहेंगे। और जिसमें शेष बच जाएगा वो पूरा विभाजित नहीं होता है, दशमलव वगैरह में आ जाता है। तो ये हो गया। 3 में भी देखिए वही गुण है, या तो 3 से लगेगा या 1 से लगेगा। 5 में भी वही बात है, या तो 5 से लगेगा या 1 से लगेगा। उसके बाद 13 में देखिएगा, 13 में भी वही बात है, या तो 13 से लगेगा या फिर 1 से लगेगा। 19 में भी देखिएगा तो या तो 19 से लगेगा या तो 1 से लगेगा। इसके अलावा कोई नंबर से ये भाग नहीं लगता है। इसमें देखिए एक 9 जो हमने छोड़ दिए है ना, तो 9 के बारे में क्या है कि हमने 9 को इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी भाग लगेगा, 3 तिया 9, और उसके साथ साथ 9 से भी भाग लग जाता है, 9 एकम 9।
तो यहाँ पर 3-3 इसका गुणनखंड आ जाता है, 3-3 नंबरों से भाग लग जाता है। हमने इसका परिभाषा बताया कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, यहाँ पर 3 गुणनखंड आ जाता है 9 में, इसलिए 9 जो है सो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसी प्रकार से आपको और भी नंबर को चेक करना है कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। उसके बाद देखिए अगला संख्या आता है, अभाज्य के बाद भाज्य आता है, भाज्य संख्या, या फिर इसी को यौगिक नाम कहते हैं, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। अब इसका परिभाषा आप लोग दीजिए कि इसका परिभाषा क्या होगा, भाज्य संख्या किससे कहेंगे। तो इसका ठीक अभाज्य संख्या का ठीक विपरीत हो जाएगा भाज्य संख्या, यानी कि इसमें हमने क्या बताया कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसमें बताना है कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो भाज्य संख्या कहलाएगा। या फिर इसका दूसरा परिभाषा हमने ये दिए थे कि वह संख्या जो स्वयं या 1 के अलावे किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो, तो इसमें क्या बताना है कि वह संख्या जो स्वयं या 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लग सके, भाग लग जाए, वही भाज्य संख्या कहलाएगा या यौगिक संख्या कहलाएगा। बात समझ में आया ना, वही क्या कहलाएगा, तो भाज्य संख्या या फिर यौगिक की संख्या कहलाएगा। तो इसका जब उदाहरण आप लिखेंगे ना, तो ये जो है सो नंबर 4 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 2 और 3 ये दोनों तो अभाज्य में चला गया, तो बच रहा है कहाँ, बीच में 4 बच रहा है ना, तो 4 से भाज्य संख्या शुरू हो जाती है। तो ये हो गया 4 हो गया, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, इसी प्रकार से 15 हो जाएगा, ये सभी नंबर है चलेगा। यहाँ पर देखिए हमने 9 को भी इंक्लूड किए हैं, उसमें 9 नहीं लिखे थे, इसमें लिखे थे, क्योंकि अभी हमने 9 के बारे में उदाहरण देकर के बताया कि इसमें 3-3 जो है गुणनखंड आ जाती है और 3 नंबर से भाग लग जाता है। 4 भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 1 से भी भाग लगेगा, तो 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो भाज्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से अनंत सारी नंबरें होगी जो कि भाज्य या फिर यौगिक की संख्या कहलाएगा। बस समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके बाद आपको समझना होगा कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है वो सारी के सारी विषम संख्या ही है, परंतु उस विषम संख्याओं के परिवार में एकमात्र इकलौता नंबर है जो सम संख्या है, और सम होने के बावजूद भी वह अभाज्य संख्या है, जो कि आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 2 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है ना, तो 2 सम संख्या है। और इसमें देखिए ये क्या है कि अभाज्य संख्या भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद भाज्य संख्या का जो सबसे छोटा इकाई है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, समझ गए ना। अब उसके बाद इसी दोनों के बीच तुलना करते हुए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी कि HCF कितना होगा, तो ये भी आप इजीली ढंग से इसका दोनों का HCF, अभाज्य संख्या का 2 है सबसे छोटा इकाई, भाज्य संख्या का सबसे छोटा इकाई कितना है, तो 4 है। तो यह 2 और 4 का आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो क्या निकाल सकते हैं, भाग विधि से बना देते हैं, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो बच गया कितना HCF, यहाँ से 2 बच गया, तो यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए तो ये आपने समझ लिए, भाज्य अभाज्य भी समझ लिए। अब इसके आगे की ओर हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये बोर्ड भर चुका है, तो हमें पहले बोर्ड को इरेज भी करना होगा। यदि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और फिर इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सो अभी बताने के लिए बाकी है, इसी में सब बताने वाले हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, उनके वर्गों का योग कितना होता है, तमाम प्रकार के क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर जो है सो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसको हमने इरेज कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आगे की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और इसमें समझना है कि प्रमेय संख्या क्या होती है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आएगा कि प्रमेय संख्या, परिमेय संख्या। प्रमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर क्या होता है अब इसके बारे में समझिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रमेय संख्या के बारे में बताना है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q कोई पूर्णांक संख्या हो तो वह प्रमेय संख्या कहलाती है। समझ गए ना? वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p व q कोई पूर्णांक संख्या हो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी नंबर प्रमेय तब कहलाएगा जब इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और जहां p व q क्या होगा तो कोई पूर्णांक होगा, कोई क्या होगा तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो ये रिलेशन जिसमें बन जाएगा समझ लीजिएगा कि वो संख्या क्या हो जाएगा तो प्रमेय संख्या होगा। अब इसका जैसे में उदाहरण अगर हम देना चाहें तो जैसे 1/2, 4/6, 3/2, 5/8 एनीवन इस प्रकार से भिन्न के रूप में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो सभी क्या हो जाएगा तो इसका तो प्रमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया ना? प्रमेय संख्या बहुत ही आसान था, आप लोग समझ गए। अब उसके बाद समझिए अप्रमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका परिभाषा प्रमेय का ठीक उल्टा हो जाएगा कि यानी कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसी को अप्रमेय संख्या कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने प्रमेय का परिभाषा दिए ठीक उसी को पलट दिए तो ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा। मतलब इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसी को अप्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या √2 एक प्रमेय है या अप्रमेय है तो आपको बताना है कि यह एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि √2 का जब वैल्यू आप चेक करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1.414 और इस प्रकार से समाप्त नहीं होता है। इसका और भी नंबर होता है जो अनंत तक चलता है, ये समाप्त नहीं होता है ना, पूरा कभी ये इसका वर्गमूल निकल पाता है। लेकिन एटलीस्ट हम इसका वैल्यू जो है सो 1.41 रख लेते हैं √2 का मान। तो यह जो है सो कभी भी पूर्ण रूपेण कटता नहीं है, पूर्ण रूपेण इसका जो है सो मान नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा तो अप्रमेय संख्या। इसी प्रकार से आप जब √3 को देखेंगे तो √3 भी क्या हो जाएगा अप्रमेय हो जाएगा, √5 भी अप्रमेय हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक नंबर है पाई, इसको आप लोग अक्सर जो है सो देखते होंगे मेंसुरेशन का जब भी क्वेश्चन बनाते होंगे। तो पाई कौन सी संख्या है तो इसके लिए बताना है कि यह भी अप्रमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होती है वो 22/7 भी होती है और इसके साथ साथ 3.14 भी होता है, 3.14 भी होता है। लेकिन 3.14 इसका परफेक्ट मान नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारा नंबर होता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं हम लोग अप्रमेय संख्या मानते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब इस पाई का मान 22/7 रखा जाएगा तो इस 22/7 को अप्रमेय संख्या कहेंगे और ये ऊपर में रखा जाएगा। तो दोनों में अंतर समझना है कि जब इसका संख्यात्मक मान दे दे 22/7 करके दे और तब पूछे कि यह प्रमेय को अप्रमेय है तो आपको बताना है कि यह प्रमेय है। लेकिन इसके उल्टा जब पाई ही दे दे और तब पूछे कि यह प्रमेय है कि अप्रमेय है तो उस वक्त आपको बताना है कि यह अप्रमेय संख्या है। क्लियर हुई बात? चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग स्थानीय मान के बारे में भी सीख सकते हैं। स्थानीय मान आप लोग जानते भी हैं, अंकित मान भी जानते ही हैं। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये सभी तो आप लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को हम जो है सो स्किप करते हुए इसके अगले संख्या की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। और इसी के साथ साथ हम इसमें ये भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। और इसको मतलब बताने के साथ साथ हम इसको निकाल के भी बताएंगे कि देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो क्या आएगा जरा देखिए। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बड़ी संख्या का जब कॉन्सेप्ट कहेगा ना तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने अंक का बड़ी संख्या कहेगा, जितने अंक का बड़ी संख्या कहेगा उतना ही 9 डाल देना है, 9 उतना ही बार दे देना है तो वो बड़ी संख्या हो जाएगा। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा तो उतना ही 9 डाल देना है। 1 अंक की बोला है तो 1 9 डाल देंगे। और इसी में अगर हमसे पूछता 2 अंक की, है ना, 2 अंक की पूछता तो हम क्या कर लेते 2 अंक डाल देते। 3 अंक का पूछता तो
हम लोग 3 को 9 डाल देते, यानी कि 999 हो जाता। इसी प्रकार से 4 अंक का पूछता तो हम लोग 4 को 9 डाल देते, है ना, 9999 हो जाता। 5 अंक का पूछता तो 5 बार 9 लिख देते, 6 अंक का पूछता 6 बार 9 लिख देते, 7 अंक का पूछता 7 बार 9 लिख देते, 20 अंक का पूछता तो 20 बार 9 लिख देते हैं। यही इसकी बड़ी संख्या हो जाएगा। समझ गए बड़ी संख्या के बारे में। अब उसके बाद इसका छोटी संख्या समझ लीजिए। छोटी संख्या क्या होती है? अगर आपसे छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान में रखना है कि एक अंक की छोटी संख्या कहेगा तो इसको 1 ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके बाद अब जितने भी अंक का आपका सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा, 1 पर उसमें से 1 घटा करके उतना 0 डाल देना है। बात समझ में आया? नहीं आया ना? समझिए कैसे हम कह रहे हैं। जैसे कि 2 अंक का कहेगा तो 2 अंक का बोला ना हमने, क्या बोले? 1 पर जितना अंक से पूछा है उससे 1 कम करके 0 डाल देना। जैसे 2 है तो 2 में से 1 हटा दिया तो 1 बचा, तो 1 0 इस पर डाल देना। तो ये कितना हो गया? 10। याद करने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर तो खुद ही आ जाने वाला है। अब 3 अंक का अगर आपसे पूछ लें तो 1 पर क्या करेंगे? 3 में से 1 को हटा देंगे तो बचा 2 होती, यानी कि 2 को 0 डाल देंगे इस पर। उसके बाद 4 अंक का पूछेगा तो 4 अंक के लिए आपको ध्यान में रखना, 1 पर कितना हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। 5 अंक का पूछेगा 1 पर 4 0, 10 अंक का पूछेगा 1 पर 9 0, 15 अंक का पूछेगा 1 पर 14 बार 0। इस प्रकार से जो है सो सबसे छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ गए। इसके बाद इसी में आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जैसे एक अंक के कुल संख्या, एक अंक की जो कुल संख्या होता है, इससे पहले हमने स्लाइड में बताए थे आप लोगों को कि एक अंक की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको बताना है 9 होता है कि 10 होता है? 9 होता है, क्योंकि इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है जरा सुनिए। जैसे कि 9 है तो 9 गुने 10 के पावर, सबसे पहले एक अंक की पूछ रहा है ना, तो 1 घटा करके आपके 1 में से 1 घटा दिया तो कितना बचेगा? 0। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 0 मतलब 1, और 9 को 1 से गुना कर दिया तो ये 9 1 9 हो गया। तो ये एक अंक की जो है सो कुल संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे 2 अंक का पूछ ले, 2 अंक की, है ना, कुल संख्या, तो इसके लिए बताना है कि 9 गुने 10 के पावर 1, 9 गुने 10 के पावर 1 करना, 1 घटा करके तो क्या आ जाएगा? 9 गुने 10 बराबर 90, 9 गुने 10 बराबर 90। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका वो भी हम बताने वाले हैं। इसके बाद अगर 3 अंक का आपसे पूछ लिया गया हो तो आपको ध्यान रखना है 9 गुने 10 के पावर 2, तो फिर आ जाएगा 9 गुने, क्योंकि 3 में से घटा लिए तो 10 के पावर 2 बचेगा। ये 10 के पावर 2 मतलब 100, और 100 को 9 से गुना कर दिए तो 900। इसी प्रकार से 4 अंक का पूछ लिया जाए तो इसके लिए भी आपको वही बताना है कि 9 गुने 10 के पावर 3, 4 अंक पूछा ना 1 घटा करके, तो 9 गुने 1000 बराबर 9000। इस प्रकार से ये जो है सो आपको नंबर हो जाएगा कुल अंकों की संख्या। इसका एक और तरीका है। तरीका दूसरा क्या है जरा उसको समझिए। 1 अंक का कुल संख्या पूछेगा तो 9, उसके बाद पूछेगा कि 2 अंक का कुल संख्या कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो 99। उसके बाद 1 अंक की जो है सो मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 2 अंक की बड़ी संख्या में से 1 अंक की छोटी संख्या को क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटा देने के बाद कितना बचेगा? 90, और यही 2 अंकों की कुल संख्या हो जाएगा। 3 अंकों की पूछेगा तो आप 3 अंक की बड़ी संख्या में से 2 अंक की बड़ी संख्या को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से 4 अंक का पूछेगा तो 4 को 9 लिख देना है और इसमें से 999 को घटा देना है, तो ये आपका 9000 बच जाएगा। तो ये इस प्रकार से चलता है। ठीक।